हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है कुमार। बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक मैं आपको 250 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब हम इसके आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 251 है ये। भारत के संवैधानिक निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेखित करता है? तो यह है अनुच्छेद 162 है। ये कौन सा है जी? 162 है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये बोलता है महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। ठीक है, भारत सोलिटरी जनरल ऑफ इंडिया ये किस में आता है? 165 में आता है। ये राज्य का सबसे बड़ा कौन सा कानूनी अधिकारी होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी राज्य का किसी दूसरे राज्य से डिस्प्यूट हो गया तो भाई वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जब जाते हैं तो भाई राज्य की तरफ से कौन आएगा वकील? तो उनका महाधिवक्ता आता है। कौन से आर्टिकल के? तो 165 का आर्टिकल है। अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्यों में सब विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 सब क्लोज 2 के अंदर है। जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है, वहां एक को विधान परिषद और दूसरे को क्या कहेंगे? विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। यहाँ केवल एक सदन है, वहां उसे विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। देखो 168(2) सब क्लोज 2 ये बोलता है कि जिस राज्य के अंदर 2 सदन है, एक जो 2 सदन है, एक सदन तो क्या कहलाएगा आपका? विधान परिषद। एक सदन आपका क्या कहलाएगा? विधान सभा। ठीक है, और जिस राज्य के अंदर खाली एक ही सदन है वो सदन आपका कहलाएगा खाली विधानसभा। विधान परिषद वहां पर नहीं होगी। ठीक है, ये 168 सब क्लोज 2 के अंदर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 252। संसद डैश के सिफारिश पर राज्य के विधान परिषद को बना सकती है या समाप्त कर सकती है? तो देखो वो है आपकी उसी राज्य की राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा सिफारिश करेगी संसद के अंदर कि भाई इस राज्य में विधान परिषद बने या फिर समाप्त हो। ये राज्य उस राज्य की राज्य विधानसभा बनाती है। विधान परिषद किसी राज्य का ऊपरी सदन होता है। विधान परिषद का आकार विधानसभा की सदस्य के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 253। डैश निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है। ठीक है, तो देखो क्या निर्मित करने की भाई शक्ति विधान सभा के पास होती है? वो होता है आपका धन विधेयक। कौन सा भाई? धन विधेयक। किसके पास होती है? विधानसभा। किसकी? राज्य विधानसभा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पे विधानसभा का मतलब सॉरी लोकसभा है। ठीक है, अपनी लोकसभा को विधानसभा भी बोलते हैं। धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा में पारित होने के उसे विधान परिषद में विचार के लिए भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर अगर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे विधान परिषद द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, तो वो आपका सही आंसर आएगा 6 महीनों तक वो मंत्री मुख्यमंत्री माना जाएगा। उसके बाद उसको सदन के किसी भी एक सदन में सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और मंत्री राज्यपाल के इच्छानुसार पद धारण करेंगे। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 164 सब क्लोज 4 बोलता है कि एक मंत्री जो 6 महीने के लिए विधायिका का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, मंत्री नहीं रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 255 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 255 ये बोलता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बिना अनुमति के 1 सप्ताह तक अनुपस्थित होना। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है कि राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं होती। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय अवस्था है, यानी व्यवस्था है। कुछ द्विसदनीय व्यवस्था है। वर्तमान में कितने स्टेट में द्विसदनीय व्यवस्था है भाई? 6 राज्यों में है। विधान परिषद है। ये कौन कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। सबसे पहला था तेलंगाना। कब बना था? 2014 में बना था, 2 जून 2014। फिर आंध्र प्रदेश। तेलंगाना किससे टूट के बना था? आंध्र प्रदेश से ही टूट के बना था। ठीक है, फिर देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। देन उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में कौन सा राज्य पड़ता है? बिहार। ठीक है, बिहार।
और उसके बाद 2 कर्नाटक और महाराष्ट्र। होप सो आपको याद हो गए होंगे। आंध्र प्रदेश से कौन टूट के बना? तेलंगाना। दोनों में विधान परिषद है। देश के सबसे ज्यादा आबादी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। देश में सबसे ज्यादा जहां बेरोजगारी और गरीबी है, बिहार में। देखो मैं यहाँ पे बिहार का मजाक नहीं उड़ा रहा, वहां के नेताओं को ये सोचना पड़ेगा उस राज्य के विकास करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बिहार में बहुत बुरे हालात हैं। फिर कर्नाटक एंड महाराष्ट्र है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 256। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन दे सकता है? तो देखो, राज्य विधानमंडल कौन सलाह देगा इसको? ये आपका मुख्यमंत्री देंगे। ये बोलेंगे कि राज्य विधानमंडल को सत्र को अब क्या कर दिया जाए? स्थगित कर दिया जाए। और इसको कौन मानेगा? राज्यपाल मानेंगे। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः राज्य में बहुमत वाले नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में जहां किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिला हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 257। राज्य मंत्री डैश कैबिनेट बैठक में भाग ले सकते हैं। तो कौन सी बैठकें हैं वो? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका केवल आमंत्रित होने पर। ठीक है, ये बी वाला इसका सही होगा। ठीक है। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला क्या कहलाएगा? राज्य मंत्री, उपमंत्री और कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं? इन्हें या तो मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या कैबिनेट मंत्रियों में से संबंध किया जाता है। फिर आता है उपमंत्री। ये राज्य मंत्रियों या कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। फिर आता है कैबिनेट मंत्री। यह केंद्र सरकार के आवश्यक मंत्रालय जैसे रक्षा, गृह मामले, वित्त और विदेशी में प्रभारी लोग हैं। यह केंद्र सरकार का प्रमुख नीति निर्माण समूह होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 258। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? भाई विधान परिषद की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 40। कितने? 40। अनुच्छेद 171। राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु 40 सदस्यों से कम भी नहीं होगी। ठीक है, किसमें? राज्य विधान परिषद में। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 259। राज्य के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा से डैश से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो राज्य के अंदर देखो, राज्य विधानसभा के अंदर भाई 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। केंद्र के अंदर, लोकसभा के अंदर 550 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। केंद्र के अंदर, राज्यसभा के अंदर 250 से ज्यादा नहीं हो सकते। और ये कब तक है? ये 2026 तक ये लिमिट लगी पड़ी है। उसके बाद ये जो लिमिट है ये हट जाएगी, देन दोबारा सीटों का बंटवारा होगा। ठीक है। और राज्यों के अंदर कितने ज्यादा नहीं हो सकते जी? 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में से सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 260। किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को डैश के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो देखो यहाँ पे शब्द को पकड़ो, क्या है? राज्य। और राज्य का मुखिया कौन होता है भाई? राज्यपाल होता है। तो जो मनोनीत सदस्य रहेंगे उन्हें भी कौन चुनेगा? राज्यपाल चुनेगा। ठीक है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन बोला गया है। राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोचित किए जाते हैं और 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, ग्राम सभा, पंचायत समितियों, जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब 261 क्या बोलता है? विधानसभा के सदस्यों के निहारताओं से संबंध प्रश्नों पर अंतिम निश्चय किसके द्वारा लिया जाएगा? अब देखो यहाँ पे बोला है कि विधानसभा के किस सदस्य हैं, उनकी अंतिम जो क्वालिफिकेशंस रहेंगी उनके रिगार्डिंग लास्ट निर्णय कौन लेगा? तो राज्य का मुखिया कौन है? राज्य का भाई राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल। ठीक है। अनुच्छेद 191 में राज्य विधानसभा अथवा विधान परिषद की सदस्य के लिए अयोग्यता से संबंधित जो रहेंगी अंतिम निर्णय कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 262। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो देखो, विधान परिषद भाई हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, बिहार में है, मैंने बता दिया था, केरल में नहीं है। ठीक है। और दिल्ली में आपकी विधान परिषद, सॉरी दिल्ली में भी नहीं है, गलत बता दिया मैंने, दिल्ली में भी नहीं है। तो खाली किस में है? बिहार में है। और किस किस राज्य में है? सबसे पहले 2014 में कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। किससे टूट के बना?
भाई आंध्र प्रदेश से। उसके बाद बिहार के बगल में कौन सा बड़ा राज्य है जो आपका जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है? यूपी। उसके बाद आप कर्नाटक, केआर, और कर्नाटक से ऊपर कौन सा आपका? महाराष्ट्र। ये 6 राज्य ही है जहां पे विधान परिषद है, इसके सिवा नहीं है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। उपयुक्त राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, यानी इन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 263 आता है। 263 क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो राज्य की जो विधान परिषद है वो किस में बनेगी भाई? वो बनेगी 171 में बनती है राज्य की विधान परिषद। ठीक है। अनुच्छेद 170 क्या बोलता है? विधानसभाओं की संरचना। 172 क्या बोलेगा? विधान मंडलों की अवधि। और 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या रहेंगी आपकी। ठीक है। और अंतिम निर्णय कौन लेगा? अगर आप योग्यताएं घटानी है बढ़ानी है तो आपके राज्यपाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 264, राज्यों में विधान परिषद की सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो देखो, राज्य के अंदर विधान परिषद बनानी है या उसे खत्म करना है, तो वो कौन सा आर्टिकल बताएगा? वो आपका 169 बताएगा। 368 तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 269 के अंदर ये आपका शायद वित्तीय से, मनी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसका सही आंसर था 169। इसमें संसद को यह अधिकार है कि संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद का गठन या समापन कर सकती है। अनुच्छेद 361 इसके अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है और यह प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से संविधान से ली गई है। 69 इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। ठीक है। और 269 के अंदर क्या था भाई? 269 के अंदर संघ और उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर यानी टैक्स। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 265। क्या बोलता है भाई? विधानसभा के सदस्य विधायकों की संख्या संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहां है? तो इसका सही जो आंसर है वो है पुदुचेरी के अंदर है। ठीक है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा का गठन है। विधानसभा में अधिकतम 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। वहीं विधान परिषद में यह संख्या 40 पे है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है 403, जबकि सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? सिक्किम की है। कितनी है? 32। बट ठीक है, किसमें? 32। और यहाँ पे क्या है? विधान सभाओं के। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 266, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो द्विसदनीय संसद आपकी किसमें मिलती है? ये 79 में मिलती है। किसमें? और भाई 69 में क्या मिलती है? उपराष्ट्रपति की शपथ। 89 में राज्यसभा और सभापति और उपसभापति के बारे में। 59 में राष्ट्रपति के पद की सेवा और शर्तों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 267, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो वो 3333 से है। ठीक है। किसमें? 333 से है। 104वां संविधान संशोधन होता है कब? 2019 में होता है। और अनुच्छेद 331 और 333 के अंदर को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। और अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत होता था। अनुच्छेद 370 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों का वर्णन है। ठीक है। अब वहीं अनुसूचित एससी की सीटें कितनी भाई लोकसभा के अंदर? 84 है। एसटी की कितनी है? 47 है। 332 क्या बोलता है आपका अनुच्छेद? अनुच्छेद 332 बोलता है कि राज्यों की विधायिकाओं विधानसभाओं में अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्थान आरक्षण होगा। किसमें? राज्य विधानसभाओं में भी होगा ये। क्वेश्चन नंबर 268, भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? तो इकलौते वायसराय कौन थे आपके? रिपन थे। अगर मैं बोलूं ना कि भारत के जितने भी अंग्रेज थे उसमें सबसे अच्छे वायसराय कौन थे, तो आप रिपन को ही बोलोगे। कब आते हैं? वर्ष 1882 में भारत के तत्कालीन वायसराय रिपन निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के गठन की पहल करते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 269, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? वो है 243 जेड डी। ठीक है। जिला समिति डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन की संविधान के अनुच्छेद 243 जेडबी के अनुसार जिला स्तर पर जिला व निचले योजना बनाने के लिए बनाई सकती है। अब 270,
भारत में स्थानीय निकायों के सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठन की गई थी? तो भाई कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो 1 और 2। तो पहली समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति। ठीक है, बाकी खुसरो समिति ऐसी कुछ नहीं थी। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां। सबसे पहले जो समिति बनती है वो बनती है आपकी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। फिर बनती है अशोक मेहता समिति 1977 में। फिर जीवी के राव समिति 1985 में। और अगले ही साल सिंघवी समिति बनती है 1986 में। और पी के थुंगन समिति बनती है 1989 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों में ही ग्राम पंचायतों के 3 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया था। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 271। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला था? इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद नंबर, वो 73वां अनुच्छेद होता है। कौन सा? 73, जिसे पंचायती राज आते हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होगा। पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, यानी पंचायत, और एक अनुसूची जुड़ेगी, अनुसूची नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 272। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी रिपीट हुआ है। कौन थे भाई? रिपिन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपिन कब आता है? 1882 के स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करते हैं। यह किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया था, यह वर्ष 1882 में पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक है, शीर्ष पर केंद्र रहेगा, उसके नीचे मध्य में राज्य सरकार रहेंगी, और अंत में क्या रहेगी? स्थानीय सरकार, जिसमें ग्रामीण पंचायतों और नगर पालिकाएं भी शामिल होंगी। स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है, और इसलिए यह लोकतांत्रिक में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की में सक्षम होती है। ठीक है, अब आता है 273, क्वेश्चन नंबर 273। ये क्या बोलता है भाई? पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो वो था आपके राजस्थान था, जहां पे पहली बार पंचायती राज आता है। पंचायती राज्य संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। कब कर दी थी? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली जो थी अपनाई गई थी। इस संस्था का कार्य आर्थिक विकास करना, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना। ठीक है, पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से अहम योगदान दिया गया है। अब आता है 274। पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर डैश के रूप में जाना जाता है। तो मध्यवर्ती स्तर क्या है? आपकी पंचायत समितियां। ठीक है, कौन सी? पंचायत समिति। पंचायती समिति ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली के तहसील या ब्लॉक स्तर पर होती है। ठीक है, इस वर्ष 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। किसको? पंचायती राज को। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस घोषित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 अप्रैल को कौन सा भाई? नेशनल हमारा पंचायती डे है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न 275। पंचायती राज्य व्यवस्था की शासन में कितने स्तर होते हैं भाई? 3 स्तर होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद पंचायती राज के 3 स्तर क्या होंगे? सबसे पहले ग्राम पंचायत होगी, फिर पंचायत समिति आती है, देन जिला परिषद आ जाती है। पंचायत चुनाव में 5 वर्ष में कराए जाते हैं। ठीक है, अब 276। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो वो है आपका 129 है। वो कौन सा? 129 करता है। 129 क्या बोलता है? ये बोलता है कि उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। ऐसी सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार भी शामिल होगा। अनुच्छेद 111 क्या बोलता है? विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। 119 क्या बोलता है? यह वित्तीय मामलों के संबंध में सदन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विनियमन के बारे में व्याख्या करता है। और 135 क्या बोलता है? यह मौजूदा कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना है। नोट: वीटो पावर किसी आधिकारिक कार्रवाई के लिए एक तरफा रूप से रोकने की कानूनी शक्ति है। ठीक है, किसके पास है वीटो पावर? भाई वीटो पावर भारत के अंदर हमारे राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के पास भी मानी जाती है। 277। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का जो निपटाएंगे वो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा? तो वो अनुच्छेद 71 में है। किसमें है? 71 में। ठीक है,
अब अनुच्छेद 60 क्या बोलता है? राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा रहेगी। कौन दिलाएगा? भारत का सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश जो रहेंगे। 65 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उनकी स्थिति, मान लेते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी आकस्मिक स्थिति से, मान ले भगवान ना करे ऐसा हो, बट मृत्यु हो जाती है, तब तो राष्ट्रपति कोई है ही नहीं, तो अनुच्छेद 65 एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे? कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाएंगे, जो अगले 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाएंगे। ठीक है। अनुमति के दौरान उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। और अनुच्छेद 80 के अंदर क्या है? आपकी राज्य की राज्यसभा की संरचना है। अब 278 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है आपका? 278 क्वेश्चन नंबर आपका ये बोलता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किस कहां से लिया गया है भाई? अमेरिका से लिया गया है ये जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 137 है। कौन सा? 137, जिसमें जुडिशियल रिव्यू है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 135 में क्या है? मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना। 235 क्या बोलता है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है। और 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। अब आता है 269, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इलाहाबाद की जो खंडपीठ है वो आपकी कहाँ है? वो यूपी की राजधानी क्या? लखनऊ के अंदर। किसमें? लखनऊ के अंदर है। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय 1862 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता में खोला गया था। यहाँ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात कर रही है, कहीं आप सुप्रीम कोर्ट कर लो। सुप्रीम कोर्ट 1774 में खुला था। ठीक है। इसके साथ मद्रास बॉम्बे के उच्च न्यायालय की भी स्थापना होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या थी? 62 वर्ष थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्यों के संचित निधि से दिए जाएंगे, किंतु इन्हें पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है। अब आता है बंदी हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय द्वारा जारी आज्ञा पत्र है जो निम्नलिखित में से किस न्यायालय के समक्ष लाने के लिए करता है? तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने पर। जब पुलिस गैर कानूनी तरीके से आपको अगर हिरासत में ले लेती है तो आपके वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में जाके एक हैबियस कॉर्पस की एक रिट जारी करेंगे आर्टिकल नंबर 32 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी करेगा कि सशरीर उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे है भाई? भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकार के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट देने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जो एक आरोपी व्यक्ति को न्यायाधीश या अदालत में पेश करने की अनुमति देती है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संविधानिक उपचार के अधिकार से संबंध है। यह संविधान के भाग 3 में पदस्थ अधिकारियों के परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने की अधिकार की पुष्टि करता है। 281 क्या बोलता है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देती है? तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है, वो 135 था आपका। कौन सा? 135। ठीक है। अनुच्छेद 135 क्या था? मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना। ठीक है। और 139 क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कुछ, ठीक है, 139 देता है ये। ठीक है। मैं बोलूं ह्यूमन राइट्स के अंदर कौन सा आर्टिकल है तो आप बोलोगे 32। ठीक है। इसके बाद 140 क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का उल्लेख है। वहीं 144 क्या बोलता है? भारत में सभी सिविल और न्यायिक अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 282 क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो देखो ये हमारी देती है संविधान, देता है हमें। कौन? संविधान देता है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। उच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 125 में न्यायालयों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों के बारे में बोला गया है। ठीक है। अब 283 की बात करते हैं। क्या बोलता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को एक राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की जांच करने से रोकता है?
तो यह है आपका 212 रोकता है। कौन सा? 212। ठीक है, तो देखो अब इसी में अनुच्छेद 209 क्या बोलता है आपका? राज्य विधानमंडल में वित्तीय कार्य के संबंध में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन होगा। 210 बोलता है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। कौन सा? 210 किसमें? विधानमंडल के अंदर। ठीक है। 211 बोलता है सर्वोच्च या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उनके कर्तव्य बर्खास्तगी को लेकर राज्य विधानसभा में किसी प्रकार का विचार विमर्श से प्रतिबंधित करता है। यह राज्य सरकार से संबंधित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 284 पर। 284 क्या बोलता है आपका? 284 क्वेश्चन नंबर ये बोलता है उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो देखो यहाँ पे जो हटाने के जो आधार होगा वो होगा सिद्ध कदाचार और असमर्थता। इस पूरे पॉइंट के ऊपर इन्हें हटाया जा सकता है, यानी बिंदु सी के ऊपर हटाया जा सकता है। ठीक है, अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के आदेश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु सदन में कुल सदस्य का बहुमत सदन के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन प्राप्त हो। उसे न्यायाधीश हटाने का अधिकार उसका ध्रुव व्यवहार और सिद्ध कदाचार होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 285। यदि उच्च न्यायालय अपीलीय करने पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट देता है तो उसे मौत की सजा देता है। तो दिए गए श्रेणी में के मामले में सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आपराधिक मामलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार 134 ये लागू होगा। ठीक है, वहीं 137 में तो मैंने बता ही दिया था, क्या था आपका? जुडिशियल रिव्यू था, अमेरिका से लिया गया है। 134 क्या है? दंडक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। भारत के न्याय क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडीय कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अधिकतम आदेश या दंडादेश की अपील अधिकतम न्यायालय में होगी। यदि उस न्यायालय ने अपील में किसी व्यक्ति को दोषमुक्त कर के आदेश को उलट दिया है तो उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, या किसी आपराधिक न्यायालय ने छोड़ दिया है तो लेकिन अपीलिया में उसे उच्च न्यायालय से मृत्युदंड दिया गया। तो देखो सिंपल सी बात है, 134 में होता है कि अगर सेशन कोर्ट ने एक केस कोई सजा से बरी किया तो वो केस आपका हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने उसे मृत्युदंड की सजा दी थी, वो 134 के आर्टिकल से देगा। ठीक है, इतना याद करो, जरा डीप में मत पढ़ो। 286 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय को न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? तो वो आपका बंबई हाई कोर्ट। कौन सा? बंबई हाई कोर्ट, जो दमन और दीव में लागू है। कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिलेख अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई। ठीक है, वहीं भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कोलकाता हाई कोर्ट का। 287 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख जारी करने की? तो 129 है अभिलेख जारी करने का। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के होने का अधिकार है। 126 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वहीं 125 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बात करता है। 128 क्या बोलता है? उच्चतम न्यायालय की बैठकों की सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति ये बताता है। वहीं अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 288। डैश उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई? तो ये कब आई थी भाई? इसका जो सही आंसर है वो होगा ए। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 3 अलग अलग मामलों के परिमाण स्वरूप ये कौन सी पद्धति आई थी? कॉलेजियम। ठीक है, कॉलेजियम पद्धति आई थी। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्रथम न्यायाधीश मामला कब आता है? 1981 में। दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में। तीसरा 1998 में। कॉलेजियम प्रणाली यानी पद्धति क्या थी? यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय माध्यम से विकसित हुई है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व सीजीआई द्वारा किया जाता है। इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। 289 ये क्या बोलता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञावान करता है? तो किसकी उपस्थिति में लेगा भाई? उच्च न्यायालय के उपबंध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 159 अनुच्छेद के अंदर बोलता है कि राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ प्रतिज्ञा करेंगे। कौन? राज्यपाल। और वहीं 219 क्या बोलता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञापन। 290 क्या बोलता है? डैश भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार हैं, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो लॉ को व्याख्या करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और इसकी संरचना एवं नवीन व्याख्या से हमारे संविधान अधिकारों व मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और अनुच्छेद 124 से 147 भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 291, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो सुप्रीम कोर्ट को 226 और हाई कोर्ट को 226 और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू रिट जारी कर जाती है। अनुच्छेद 223 क्या बोलता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 230 क्या बोलता है? उच्च न्यायालयों के अधिकारों का क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार। 292 क्या बोलता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति का उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? तो वो 124(2) है। ये कौन सा? 124(2). अब 124(2) को तो हो गया। अब अनुच्छेद 120(2) क्या बोलता है? जब संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध ना करे तब यह अनुच्छेद इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि की समाप्ति तक पश्चात इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे अंग्रेजी में शब्द में उसमें से हटाए गए हों। ठीक है। 134(2) क्या बोलता है? संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दे सकती है कि वह किसी उच्च न्यायालय के दंडक कार्रवाई में दिए गए निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील को सुन सके। अब आता है 293। किस संविधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित किया था? तो ये होता है आपका संविधान 99वां संविधान संशोधन 2014 में होता है। कब? 99वां संविधान संशोधन 2014 में। इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण के लिए 1993 की चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का प्रावधान किया गया था। इस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 294। तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूर्व अनुमति लेंगे। कौन लेंगे भाई? वो लेंगे आपके भारत के राष्ट्रपति लेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तथार्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 295। कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो गलत क्या है? ये है सी। ये 2007 में नहीं 1993 में बनी थी। बाकी सही क्या है जी? पहला सही है। पहला क्या है? इसमें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे। इस प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया है। और सी क्या बोलता है?
यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन। प्रथम मामला कब आता है भाई? 1981 में आएगा। दूसरा न्यायाधीश मामला आएगा आपका 1993 में। तीसरा न्यायाधीश मामला आएगा 1998 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सब क्लोज 2 और 217 को क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व CGI द्वारा किया जाता है और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब 296, निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के द्वारा के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो कौन सी है भाई वो जारी की जा सकती है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये जारी किया है। अब देखो इन रिटों के बारे में बता रहे हैं। प्रतिषेध रिट क्या होती है? यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी की जा सकती है। इसके माध्यम से न्यायालय ने न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के कार्य करने से रोकती है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32(2) के तहत निम्नलिखित 5 प्रकार की रिट जारी की गई हैं। तो पहली रिट कौन सी आती है आपकी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, फिर परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। अब 297, किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यह लोकसभा में शुरू किया जाएगा। तो वो है 100 सदस्य द्वारा। कितने? 100 सदस्य, तब जाके ये प्रस्ताव प्रोसेस में आएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) में लिखित है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक प्रस्ताव शुरू की जा सकती है। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा लोगों का सदन में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में, ये जो हमारी राज्यों के परिषद के सदन के रूप में, कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। 298, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो ये भाई कौन सा है? ये आपका है महान्यायवादी, आर्टिकल नंबर 100 नहीं, इसमें तो CAG आता है, महान्यायवादी आता है आपका 76 नंबर, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर। ठीक है, वह संसद के दोनों सदन में भाग ले सकता है। जी हाँ, वो दोनों सदन में भाग ले सकता है। ठीक है, साथ में भाषण भी दे सकता है, बट वोट नहीं कर सकता वो। ठीक है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, महान्यायवादी के संदर्भ में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। निष्कासन क्या है? महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बल्कि बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। 299, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता के संबंध महाधिवक्ता? तो ये भाई 165 है। कौन सा? 165 है आपका। ठीक है, किसमें? 165 में। यानी देखो, राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री नियुक्त राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 166 क्या बोलता है? राज्य सरकार का कार्य संचालन। वहीं 167, राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब क्वेश्चन नंबर 300, ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो वो है आपका भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के योग्य हो और वह भारत के नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो और किसी अन्य न्यायालय में केवल वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो सकता है। राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। तो यहाँ पे ये क्लास होती है खत्म। आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको 301 से लेके आगे तक करा दूंगा। थैंक यू।